हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल SD165। आज हम डिस्कस करेंगे ICSE हिस्ट्री क्लास 8 का नया चैप्टर 8। वो क्या है? रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी। इससे पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कौन सा चैप्टर? द ग्रेट अपराइजिंग। उसके मैंने पूरे 7 पार्ट्स को क्या अपलोड कर दिया है, राइट। UNO का अपना एक चैप्टर चल रहा है, मैं स्क्रीन पर समझा रही हूँ उसको सिविक्स में। उसका भी आज आपको पार्ट 3 अपलोड मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन समझा दीजिए मैम। हाँ, वो भी समझा देंगे, लेकिन मैंने उसकी बनवा ली है PPT, तो हम लोग उसको समझेंगे स्क्रीन पर ही, ठीक है। सो आज डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 8 और उसका नेम क्या है? रिफॉर्म्स इन सोसाइटी, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस सारे कुछ मिल जाएंगे, आप इसको मतलब आराम से देखते रहिए, और आपके एग्जाम से पहले पॉसिबल हो पाएगा तो सारे अपलोड कर दूंगी मैं, राइट। टेंशन मत लेना, बस आपको सारे देखना है। और बस तो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को। क्या नाम है इसका? रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। देखेंगे इसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनकी स्टडी करनी है हमको डिटेल में, एंड कोशिश करेंगे इसके 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट करा दें इफ पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर को। ओके किड्स, क्या पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में देख लीजिए। पहले हम लोग बता देती हूँ मैं आपको कि इंडियन पर्सनैलिटी वाले पढ़ेंगे, और फिर कुछ और भी टॉपिक्स हैं। नंबर 1 क्या देखेंगे? नंबर 1 देखेंगे हम लोग किसको? राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग हेनरी डेरोजियो के बारे में। फिर बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। फिर बात करेंगे 2 स्वामी हैं इसमें, स्वामी विवेकानंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बहुत मेरे तो आइडियल है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। उसके दयानंद के बारे में देखेंगे। फिर रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करेंगे। एनी बेसेंट एक इंपॉर्टेंट लीडर है, ठीक है। ये हमारे इंडिया की नहीं थी, पर उन्होंने बहुत कुछ किया था इंडिया के लिए, राइट। ये तो हो गई पर्सनैलिटी के बारे में। इस चैप्टर में क्या क्या देखना है हम लोग उनको देखेंगे। फिर एक और इसका ये होगा इसका फर्स्ट फेज इस चैप्टर का। इसके आएगा सेकंड फेज, उसमें देखेंगे कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए थे उन सब के बारे में, राइट। तो इस तरीके से चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे, और आज हम लोग देखेंगे अच्छे से राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनका लेक्चर थोड़ा सा लेंदी रहेगा, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, और फिर हम लोग देखते जाएंगे इनको पार्ट बाई पार्ट किस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना राजा राम मोहन रॉय के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके सो अब डिस्कस करेंगे हम लोग राजा राम मोहन रॉय के बारे में। देखिए ये चैप्टर का नेम क्या है? रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी। मतलब क्या है इसका? देखो हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले क्या? अपराइजिंग के बारे में, मतलब 1887 रिवॉल्ट के बारे में। मतलब कौन थे हमारे को शासन कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, राइट। ब्रिटिशर्स शासन तो कर रहे थे, लेकिन ये एरा कौन चल रहा है? ये एरा चल रहा था उस समय हिस्ट्री मॉडर्न एरा, और मॉडर्न एरा चल रहा था, लेकिन फिर भी हमारे जो सोसाइटी में बहुत सारी ईवल प्रैक्टिस चल रही थी, और वो ईवल प्रैक्टिस अभी से नहीं थी, एंशिएंट टाइम से ही थी, ठीक। और वो प्रैक्टिस आज भी कंटिन्यू थी उस वाले एरा में, एंड एट प्रेजेंट भी कुछ जगह ईवल प्रैक्टिस आज भी चल रही है, राइट। तो बहुत सारे लोग सामने आए, बहुत सारे लीडर्स सामने आए, बहुत सारे रिफॉर्मर्स सामने आए कि हमें क्या है, इन प्रैक्टिसेस को दूर करना है, हमें एक अच्छी सी डिग्निफाइड सोसाइटी बनानी है जिसमें सभी के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस हो, फिर चाहे वो फीमेल हो, या फिर वो चाइल्ड हो, या फिर कोई भी लेबर हो, या फिर कोई भी सिस्टम हो, या कोई भी ग्रुप हो एक सोसाइटी का, राइट। तो इन सबको एक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करने के लिए ही ये रिफॉर्मर्स आए थे, उन्होंने क्या रिफॉर्म मूवमेंट चलाए थे। ये तो बात हो गई हिस्ट्री की इसकी, कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ना क्यों चाहिए इस चैप्टर को, इससे कि हम जान पाएं कि ऐसे कौन कौन सी इविल प्रैक्टिसेस थी, और इनको किस तरीके से रिफॉर्म करके, इनको चेंज करके क्या है एक नया सोसाइटी बनाने की क्या है कोशिश की गई थी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? राजा राम मोहन रॉय की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सोशली भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, रिलीजियसली भी क्या है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, राइट। कैसे थे ये व्यक्ति? अच्छे खासे व्यक्ति थे, एक एजुकेटेड मैन थे, ठीक है। बहुत पढ़े लिखे मैन थे, मतलब इतने पढ़े लिखे मैन थे, इतने मतलब इतने व्यक्तित्व बुद्धि वाले, मतलब कह सकते हो आप कि डजन्स ऑफ लैंग्वेज ये लिख सकते थे और बोल सकते थे, राइट। समझ रहे हो? डजन्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब यहाँ एक लैंग्वेज समझ में ढंग से नहीं कर पाते हम लोग, नहीं आती है, यहाँ 12 से लगभग लैंग्वेज ये बोल पाते थे और लिख भी पाते थे। तो ये बहुत अच्छी, मतलब एक कह सकते हैं आप इनकी अचीवमेंट थी, राइट। इसके बाद क्या थे? एक बहुत अच्छे रिफॉर्मर थे, इन्वॉल्वमेंट इनका अच्छा खासा रहता था, सोशली भी और रिलीजियसली भी। देखो सोशल अलग होता है, सोशल जो मैं बता रही हूँ ना ये अलग टाइप है, ठीक है। सोशली मीनिंग भी अलग होती है, और रिलीजियस इसकी मीनिंग अलग होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था अपराइजिंग वाले चैप्टर में कि सोशल कॉजेस क्या थे और रिलीजियस कॉजेस क्या थे, तो वहां से आप कनेक्ट कर पाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियस।
तो इन्होंने देखा कि हमारे जो सोशल जो चल रहे हैं स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर अपनी कंट्री का, उसमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और जो रिलीजियस स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मतलब हमारे यहाँ दोनों ही टाइप के चेंजेस की ज़रूरत है, दोनों में कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही थी। राइट ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो इन्होंने क्या है, कुछ रिफॉर्म्स रिलीजियस वे में लाए और कुछ रिफॉर्म्स क्या लाए, सोशल वे में लाए। हम डिस्कस करेंगे इन्होंने कौन से रिफॉर्म्स रिलीजियस वे में लाए और कौन से रिफॉर्म सोशल वे में लेकर आए। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल, बिकॉज अब आपका एकदम जिस्ट आने वाला है टॉपिक का। देखो ज़्यादा नहीं खींचेंगे हम लोग फालतू, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। आई अंडरस्टैंड द टॉपिक, तो ये बहुत जल्दी होना चाहिए कवर, तो ध्यान सुनते जाओ एक एक टॉपिक ध्यान से, ठीक। नंबर 1 जो रिलीज रिफॉर्म लेके आए थे वो ये बोलते थे, इनके हिसाब से सबसे पहले ये मानते थे कि देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। ये सिर्फ क्या बोलते थे, एग्जिस्टेंस सिर्फ एक ही ईश्वर का है, एक ही भगवान है। जो आप अल्लाह करते हो या फिर जो आप राम सीता भगवान करते हो, कृष्ण करते हो, जो आप जीसस कहते हो, या फिर जो आप सिख के लिए गुरु नानक देव कहते हो, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब कहते हो, ये सब एक ही है, ठीक है। ईश्वर एक ही है सभी के लिए वो एक ही अच्छा ही सोचता है, और सभी को वो एक ही भगवान के बारे में क्या है, ये बिलीव करते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ही बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड, राइट। इसके बाद नंबर 2 जो पॉइंट याद रखना है इनके हिसाब से, ये आइडियल वर्शिप को क्या है, अपोज करते थे। मूर्ति पूजा क्या होता है, मूर्ति पूजा को मना करते थे। बोले क्या ये मूर्ति बना के रखी है आपने, राम की मूर्ति बना ली, कृष्ण की मूर्ति बना ली, इसकी बना ली, उसकी बना ली। भरे एक भगवान तो एक एनर्जी है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। वो आप और अगर अच्छे से आप अच्छा काम करते हैं तो उनको आपको किसी मूर्ति में देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको आपके सामने हर इंसान में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जो फालतू की रिचुअल्स होती थी ना इस तरीके से कि मतलब आप इतना पूजा पाठ करो, ये जल चढ़ाओ, वो जल चढ़ाओ, वहाँ जाओ, उस मंदिर में जाओ, इस मंदिर में जाओ, इतना दान पुण्य करो, इन सब में क्या बिलीव नहीं करते थे, ठीक। बोलते थे कि एक ही ईश्वर है, आप उसे कैसे ही मना लो, और सबसे पहले ईश्वर को अगर मानना है तो सबसे अच्छा काम आप तभी उसको मना सकते हो, उसके हिसाब से अच्छा काम कर सकते हो तो आप दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। तो ये इनकी कुछ आइडियोलॉजी थी। इसके बाद क्या है, जो बहुत सारे वेदास हैं हिंदू रिलीजन में, बहुत सारे उपनिषद्स हैं, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था किसमें, बंगाली लैंग्वेज में। किसमें, बंगाली लैंग्वेज में, जिससे कि जो बाकी जो पीपल जो संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं या फिर जिनकी कल्चरल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, वो भी क्या है इसको पढ़ सके, और इन्हें ट्रांसलेशन किया जिससे कि लोग हमारे वेदास के बारे में भी जान सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे जो एंशियंट जो कल्चर है या फिर एंशियंट रिलीजन है उसके अगेंस्ट थे, लेकिन थोड़े से मॉडिफिकेशन चाहते थे। जैसे कि हम लोग बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में फालतू जानते हैं, जैसे कि नंबर 1 क्या था कि हम लोग अपोज करते थे बहुत से लोगों को मंदिर में लाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, तो उस चीज़ का विरोध करते थे कि नहीं सबको आने दो। और इसलिए क्या है, ये ब्रदरहुड को भी क्या करते थे, प्रमोट करते थे कि सभी लोग आओ, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी तरीके से हैं, किसी भी सोशल स्ट्रक्चर से हैं, आप सभी का वेलकम है, सभी को आना चाहिए। अल्टीमेटली क्या चाहते थे, ये एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ कोई भी डाइवर्सिफिकेशन तो हो, है ना, लेकिन क्या है ना, डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ क्या है, इक्वालिटी भी हो। सुन रहे हैं ना आप लोग, इक्वालिटी भी हो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट था, राइट। सभी के लिए सब कुछ है, सब लोग वेलकम है, सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो इसके लिए क्या इन्होंने एक ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। कब की थी, 1828 में। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात याद है। इसी को आगे जाके क्या है, ब्रह्म समाज भी बोलने लगे थे। क्या बोला था मैंने, क्या बोला अभी, 1828 ब्रह्मो समाज। ये किसने किया था एस्टेब्लिश, ये एस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी नाइसली कि ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, फिलिप्स में, एमसीक्यूज में, कहीं पूछ सकता है, ठीक है ना। तो क्या क्या किया, सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, आइडल वर्शिप को क्या है अपोज करते थे, मीनिंगलेस रिचुअल्स को नहीं मानते थे। इन्होंने वेदास उपनिषद को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ब्रह्म सभा या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ब्रदरहुड को क्या है प्रमोट करते थे, और सारे सोशल और रिलीजियस फैक्टर में सभी को एक साथ लाने की क्या है कोशिश करते थे। इतनी समझ में आ गई, पक्का। चलो, इस बार उन्होंने एक और कॉज किया, एक और रिफॉर्म करने की कोशिश की, वो क्या थी, सोशल रिफॉर्म्स। वो और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे, ओके। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा रिफॉर्मर्स के नेम देखे थे, इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, और राजा राम मोहन रॉय के रिलीजियस रिफॉर्म देखे थे। अब देखेंगे इनके सोशल रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले जो आज तक चली आ रही है समस्या, प्रॉब्लम, जिसका आज तक भी सॉल्यूशन नहीं मिला, वो है कास्ट सिस्टम। क्या है बेटा, कास्ट सिस्टम। और ये प्रॉब्लम उस समय भी थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम आज भी है,
एंड ये प्रॉब्लम आगे भी हो सकती है, ठीक है, जब तक कि हम ओवरऑल अपने माइंड को इतना अलर्ट नहीं कर लें, इतना अवेयर नहीं कर लें दैट दिस इज ऑल्सो अ सोशल ईवल, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन लाती है, ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन लाती है लोगों के बीच में, राइट। सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम का ही, ठीक है, कि कास्ट में डिवाइडेशन नहीं करिए, यू डोंट हैव टू डिवाइड द पीपल अकॉर्डिंग टू द वन जिसमें वो जन्म हुआ है इनका, ठीक है। आपको अगर डिवाइड करना है, पीपल शुड डिसाइड देयर वर्क और उसके अकॉर्डिंग क्या है उन्हें काम मिलना चाहिए। वी शुड नॉट डिसाइड द पीपल कि उनकी जो जहाँ पे उनकी बर्थ हुई है उस हिसाब से उनको डिवाइडेशन करें। तो ये उसके अगेंस्ट है कास्ट सिस्टम के। दूसरा, ये अगेंस्ट है अनटचेबिलिटी के भी, बहुत क्या है, अस्पर्शिता, मतलब टच नहीं करो, अछूत हैं कि नहीं ये बहुत लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, विल नॉट टच दिस वन। तो ये इस चीज़ की ये बहुत ज़्यादा निंदा करते थे, नहीं भाई ये तो एक अच्छा हैप्पी सोसाइटी के लिए ये चीज़ तो बहुत ही बेकार है कि सम पीपल्स को हम ऐसा अनटचेबल मान रहे हैं कि उनको आप टच ही नहीं कर सकते, उनसे बोल ही नहीं सकते, या उनको बिल्कुल अलग रखना है। अगर खाने के लिए भी इन्विटेशन दे रहे हैं और मैंडेटरी है उनको बुलाना, तो बिल्कुल वो अलग बैठेंगे, कुछ लोग अलग बैठेंगे, ये बहुत गंदी सी प्रैक्टिस है, राइट, इनको भी दूर करना था, ये इनके अगेंस्ट थे। इसके बाद सती सिस्टम अभी हम करेंगे इसको डिस्कस, इसके भी अगेंस्ट है ये। और दूसरा क्या है, ये वीमेन का क्या चाहते थे, अपलिफ्टमेंट मतलब वीमेन्स को क्या है, ये मेन जो एरिया है उसमें लाना चाहते थे, एटलीस्ट ये वीमेन को एम्पावर करना चाहते थे, ठीक है। उसके क्या किया इन्होंने, ये बोलते थे कि वीमेन को भी भाई एजुकेशन दो, उनको ही पढ़ने लिखने का अधिकार दो, वो भी पढ़ें, क्योंकि वीमेन पढ़ेगी तो एक मेजर जो परसेंटेज है सोसाइटी का वो क्या है, एजुकेटेड होगा, वो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे, इंडिपेंडेंट सोसाइटी बन पाएगी, और अपना जो वर्क फोर्स है, जो वर्क पावर है, उसमें वीमेन का भी कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके साथ साथ क्या है, ये विडो रीमैरिज को भी क्या करते थे, प्रमोट करते थे। क्या होता था ना उस टाइम पे, मतलब मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो विडो हो जाती है जो गर्ल या फीमेल, उसके बाद क्या है, उसको बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ दी जाती हैं, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। और मान लो इफ़ समवन वांट टू मैरी अगेन, तो वो भी कोई प्रोविज़न नहीं था, तो बोलते नहीं इसको प्रमोट करो भाई, जिसको करनी है शी कैन डू मैरिज अगेन, ओके, ये बात थी। इसके बाद क्या है, अपोज करते थे चाइल्ड मैरिज को, छोटे छोटे बच्चों की शादी करवाते थे, 2-3 साल के बच्चों की शादी करवा दी, उसके बाद क्या है, ठीक है, और थोड़े बड़े हो गए तो मतलब क्या है, ये डेवलपमेंट इज़ नॉट अबाउट डूइंग दिस मैरिज, राइट। तो ये चीज़ की बहुत ही गलत थी, तो इसको भी क्या इन्होंने अपोज करने की कोशिश की, अपोज किया भी, अल्टीमेटली अब तो ये इलीगल भी है, ये सब इलीगल है अब, ये अगर आप प्रमोट नहीं करते हैं तो ये भी इलीगल है, राइट। इसके बाद क्या है, एक बात आती है सती सिस्टम मतलब समझाया है आपको अपराइजिंग वाले चैप्टर में, कुछ रीजंस थे सोशल कॉजेस है, वो हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में सती सिस्टम के बारे में, वहाँ जाके आप चेक करेंगे। एक बार समझा देती हूँ बहुत ही सिंपल वे में कि अगर मान लो किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, इसको बोलते सती सिस्टम। ये समझाया था बहुत ही अच्छे से मैंने उन वाले पार्ट्स में, वहाँ जाके आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, इन्होंने पॉलीगैमी को भी क्या किया, अपोज किया। पॉलीगैमी क्या होता है, मतलब एक है ए भाई साहब, ठीक है, और ये अगर शादी कर लेते हैं मोर देन वन, तो इनकी बहुत सारी बीवियाँ हैं, वाइफ है, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती है पॉलीगैमी, व्हेन देयर इज ओनली वन हस्बैंड एंड हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी। तो इसको भी क्या करते थे, अपोज करते थे, नहीं भाई ये बिल्कुल ही ये इथिकल नहीं है, ये इशू इथिकल नहीं है, यू शुड नॉट डू दिस वन, यू हैव टू वीव विथ ओनली वन पार्टनर, इस टाइप से, राइट। इसके बाद क्या है, सती सिस्टम को इसको मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे क्या इन्होंने अपोज किया, और उसके लिए क्या है काम भी आया, और उसमें फिर इन्होंने क्या है इसको बंद करवाने की कोशिश की, और एक एक्ट पास किया गया 1829 में, और सती सिस्टम को क्या है इलीगल करा दिया गया। उस समय लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इनका आपको क्या रखना है, नाम याद रखना है, विलियम बेंटिक। 1829 सती सिस्टम को अपोज किया राजा राम मोहन राय के टाइम पे, लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। डन, आ गया समझ में। एक बार रिवाइज कराए थे फटाफट से, क्या क्या काम किया, सती सिस्टम को अपोज किया, कास्ट सिस्टम को अपोज किया, अनटचेबिलिटी को अपोज किया, वीमेन के अपलिफ्टमेंट में काम किया, वीमेन की एजुकेशन को दो, रीमैरिज को कराओ, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को खत्म करो, पॉलीगैमी खत्म करो, और इसके साथ साथ जिस सिस्टम का एक लॉ लेके आए 1889 में, कब, विलियम बेंटिक के टाइम पर, राइट। तो इतनी सारी हमने पार्ट्स पढ़े, इतने सारे हमने कॉजेस पढ़े, रिफॉर्म्स पढ़े, किसके, राजा राम मोहन रॉय के केसेस में, राइट, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा आपके, अगर आप ये लेक्चर्स देख पाएंगे ना, तो आपको अपनी जो बुक है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट आपका कवर हो जाएगा इन लेक्चर से, ठीक है।
बिल्कुल बेफिक्र होके आराम से सुनिए, पॉइंट्स लिखते जाइए और अपने एग्जाम में जाके एंट्री लेके लिख दीजिए आंसर्स, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ कवर करा दूंगी। मेरे को बता देना बस कमेंट सेक्शन में आपका एग्जाम कब से स्टार्ट है और कब आपका एग्जाम है हिस्ट्री का। उससे पहले तक सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे इफ़ पॉसिबल, वैसे तो कर दिए ही जाएंगे, कुछ स्क्रीन से कुछ बोर्ड से, राइट। चलिए इसमें इतना ही था। अब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या, अपने बाकी रिफॉर्मर्स के बारे में। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करते रहिए और बाकी लोग बताते रहिए। बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।